सोचो दोस्तों, आप एक छोटे से शांत पहाड़ी गांव में रहते हो। सुबह सुबह हल्की सी धुंध, परिंदों की आवाज़, लोग अपने खेतों को जा रहे हैं, बच्चे स्कूल, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल। और फिर धीरे धीरे, बिना किसी वार्निंग के, गांव के लोगों के शरीर पर अजीब से दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। पहले हल्का रैश, फिर काली काली आंखें, फिर वो अपने ही परिवार पर टूट पड़ते हैं जैसा कि कोई खूनी जानवर हो, और सबको कत्ल करके खुद बेजान सी हालत में गिर जाते हैं। अब सोचो, ऐसे वक्त में अफवाह फैलती है कि गांव के किनारे, पहाड़ के ऊपर, जंगल के बीच एक अजीब सा जापानी आदमी आकर रहा है। न वो किसी से मिलता है, न बात करता है, न लैंग्वेज समझ आती है। सिर्फ इतना पता है कि वो अकेला, अंधेरे से भरे एक टूटे घर में रहता है। लोग कहते हैं उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसने जंगल में किसी जैसे जानवर का कच्चा गोश्त खाया है। इस वक्त आपका दिमाग क्या सोचेगा? बीमारी, भूत, शैतान, या सिर्फ कोइंसिडेंस? यही है दोस्तों कोरिया की सबसे कंफ्यूजिंग, सबसे हॉन्टिंग हॉरर मिस्ट्री मूवीज में से एक, द वेलिंग। तक आप कंफ्यूज रहोगे कि असली शैतान कौन था और सबसे बड़ी गलती किसने की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट के कुछ मिनट्स आपका दिमाग हिला देंगे। स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से कोरियन गांव से, जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। गांव की जिंदगी बहुत सिंपल है। यहाँ का मेन कैरेक्टर है जोंगू, एक लोकल पुलिस ऑफिसर। वो टिपिकल हीरो टाइप नहीं है, थोड़ा मोटा सा, थोड़ा लेजी, थोड़ा डरपोक, थोड़ा कॉमेडी एलिमेंट ही है। अपनी ड्यूटी करता है लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप नहीं। घर पे उसकी प्यारी सी बेटी ह्योजिन, बीवी और सास रहते हैं। उनकी फैमिली में छोटी मोटी तांघें लेंगे, लेकिन ओवरऑल प्यार है। एक सुबह जोंगू को कॉल आता है कि गांव में एक ब्रूटल कत्ल हुआ है। वो अपने पार्टनर के साथ साइट पर पहुंचता है। घर के अंदर का सीन देखकर उसका पेट हिल जाता है। एक आदमी जो सस्पेक्ट है, पूरा खून से लथपथ, आंखों में अजीब सी सूज, बिल्कुल ब्लैंक सा एक्सप्रेशन। घर के अंदर उसके अपने परिवार की लाशें पड़ी होती हैं। दीवार पर खून, चीजों का बिखरा हुआ सामान, जैसे किसी ने पागलपन में सब कुछ तोड़ दिया हो। डॉक्टर और इन्वेस्टिगेटर्स पहले ये सोच रहे होते हैं कि शायद ये कोई फंगल इन्फेक्शन, मशरूम पॉइजनिंग या कोई ड्रग रिएक्शन है, क्योंकि सस्पेक्ट के शरीर पर भी अजीब से रैशेस होते हैं। लोग कह रहे होते हैं कि उसने जंगल से कुछ अजीब मशरूम खाए थे। पुलिस एविडेंस कैप्चर करके केस को मेडिकली ट्रीट करने की कोशिश करती है। जोंगू भी इसको नॉर्मल क्राइम प्लस डिजीज समझकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर एक दूसरा केस होता है, फिर तीसरा। हर केस का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम। पहले शरीर पर रैश, फिर अजीब बिहेवियर, फिर फैमिली का कत्ल, फिर ब्लैंक स्टूपर। जैसे किसी ने इंसानी के अंदर का इंसानियत ही बंद कर दी हो और सिर्फ जानवर बचा हो। गांव वाले घबरा जाते हैं। मंदिर, चर्च, सबको याद किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हर कोई किसी और को ब्लेम कर रहा है, लेकिन कोई भी एक्चुअल प्रूफ नहीं दे पा रहा। इसी बीच लोग बात करने लगते हैं एक नए आदमी के बारे में। गांव से थोड़ा दूर पहाड़ी जंगल में एक जापानी आदमी रहता है। लोग उसको परदेसी कहते हैं। उसका घर काफी आइसोलेटेड है, पुराना सा, डार्क है। वो ऑलमोस्ट कभी गांव में नहीं दिखता। जो भी उसको देखता है उसके बारे में अजीब कहानियां सुनाता है। कोई कहता है उसने उसे आधा नंगा दौड़ते देखा, कोई बोलता है उसने हिरन का कच्चा गोश्त खाया है, किसी ने उसकी लाल चमकती आंखें देखी हैं। एक बार बारिश वाली सुबह जोंगू अपने घर के बाहर खड़ा होता है। तब उसके सामने एक लड़की आ जाती है, यंग, अजीब सी, थोड़ी जिप्सी टाइप। वो अपना नाम बताती है मूमयोंग, जिसका मतलब होता है नो नेम। उसका अंदाज बहुत अजीब है, ना वो प्रॉपरली हंस रही है ना रो रही है, बस सीधी आंखों में देखकर बात करती है। वो जोंगू को बिना इंट्रो के बोलती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब उस जापानीज आदमी की वजह से हो रहा है। तुम लोग सो रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं। अगर तुम उसके घर के पास जाओगे या उसको गुस्सा दिलाओगे तो बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो ऐसे ही गायब हो जाती है जैसे धुंध में कोई परछाई। जोंगू पहले इसको गांव की टिपिकल अंधविश्वास वाली बातें समझकर इग्नोर करता है, पर रात को जब वो सोती हुई ह्योजिन के पास लेटकर सो रहा होता है, उसको वियर्ड ड्रीम्स आने लगते हैं। सपने में वो एक आदमी को देखता है, आधा नंगा, शरीर पर खून, लाल आंखें, जंगल में खाली आंखों से घूरता हुआ। अगले दिन पुलिस स्टेशन में एक लोकल हंटर आता है, बिल्कुल हिला हुआ। वो बताता है कि उसने जंगल में एक डियर के पास एक आदमी को देखा जो लगभग नंगा था, शरीर पर खून, और वो कच्चा गोश्त अपने मुंह में दबाकर खाता हुआ आगे बढ़ रहा था। हंटर कहते वक्त कांपते हुए बोलता है, उसकी आंखें इंसान जैसी नहीं थीं, जैसे लाल अग्नि। ये सुनकर जोंगू का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि यही सीन उसने रात को अपने सपने में भी देखा था। अब कोइंसिडेंस थोड़ा डेंजरस
सस्पिशियस लगने लगता है। उसका शक बढ़ता है। पुलिस स्टेशन में सब लोग इस जापानीज आदमी की कहानियों पर गॉसिप करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो शैतान है, कुछ कहते हैं शामन, कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ बेचारा आउटसाइडर है जिसे लोग हेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए जोंगू एक जापानीज स्पीकिंग यंग डीकन को बुलाता है जो चर्च से लिंक्ड होता है ताकि वो लैंग्वेज का ब्रिज बन सके। साथ में एक और पुलिस ऑफिसर भी होता है जो जोंगू का कलीग है। तीनों डिसाइड करते हैं कि चलो उस स्ट्रेंजर के घर चलते हैं और थोड़ा फॉर्मली क्वेश्चन करते हैं। एक दिन जब जापानीज स्ट्रेंजर घर पे नहीं होता, वो लोग उसके घर के कंपाउंड में घुस जाते हैं। घर के अंदर बहुत अंधेरा सा, डैम्प, स्पाइडर वेब्स। डीकन डर डर के क्रॉस पकड़कर चल रहा होता है। एक कमरे में उनको वियर्ड सा अल्टर दिखता है जहां कुछ जानवरों के स्कल्स, कैंडल्स और अजीब से आइडल टाइप चीजें रखी होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्रीपी चीज होती है एक कमरा जहां दीवारों पर फोटोग्राफ्स लगी होती हैं। उन तस्वीरों में वही विलेजर्स होते हैं जो रिसेंटली इन्फेक्टेड हुए या मरे गए। कुछ फोटोज पर पिन्स लगे हुए, कुछ के चेहरे पर लिखा हुआ, कुछ जले हुए। ऐसे लगता है जैसे किसी ने हर विक्टिम की तस्वीर कलेक्ट की हो और उनको एक पागल कलेक्शन की तरह चिपका रखा हो। जोंगू का पार्टनर छुपकर और भी चीजें देखता है। उसे एक शू मिलता है, छोटा सा, बच्ची का। वो शू वो तुरंत पहचान लेता है, ये तो ह्योजिन की जूती है। उसका गला सूख जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। शौक में वो तस्वीरों और चीज़ों को देखते हुए पीछे रह जाता है। तभी घर का गार्ड डॉग उन पर झपट पड़ता है। बहुत बड़ा ब्लैक डॉग जंजीर से बांधकर रखा गया था, लेकिन वो चेन तोड़ने की कोशिश करता है। वो सीधा डीकन पर हमला करने की कोशिश करता है। डीकन चीखता हुआ क्रॉस दिखाता है। जोंगू और दूसरे ऑफिसर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। सीन काफ़ी टेंस हो जाता है। इतने में जापानीज स्ट्रेंजर घर लौट आता है। वो दूर से ही चिल्लाता है, डॉग का नाम लेकर कुछ बोलता है और डॉग तुरंत शांत हो जाता है। स्ट्रेंजर उन तीनों को घूर के देखता है, बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन। फिर स्लोली कहता है कि तुम लोग बिना परमिशन मेरे घर में आए हो, तुम इल्लीगल काम कर रहे हो। लैंग्वेज बैरियर के बावजूद टोन से क्लियर है कि वो उनसे खुश नहीं। तीनों बहुत ऑकवर्ड तरीके से वहां से निकल आते हैं। डीकन तो इतना डरा होता है कि उसके हाथ कांप रहे होते हैं। बाद में वो पुलिस ऑफिसर फाइनली हिम्मत करके जोंगू को सच बताता है। वो कहता है, मैंने उसके घर में एक कमरा देखा जहां हमारे गांव के सब लोगों की तस्वीरें लगी थी और वहां तुम्हारी बेटी की जूती भी थी। जोंगू का दिमाग घूम जाता है। अब ये केस सिर्फ ड्यूटी नहीं, पूरी तरह से पर्सनल हो चुका है। कुछ ही दिनों में ह्योजिन का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। पहले वो जरा जिद्दी हो जाती है, गालियां देती है, अजीब आवाज में बात करती है। फिर उसके शरीर पर भी वही रैशेस निकलने लगते हैं जो बाकी विक्टिम्स में थे। एक सीन में वो अपने बाप को गाली दे देती है, जो नॉर्मली कभी नहीं करती। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। रात को वो पागलपन में चीजें फेंकती है, चिल्लाती है, कभी हंसती कभी रोती। फैमिली के लिए ये सब देखना बहुत दर्दनाक होता है। जोंगू गुस्से से, डर से, गिल्ट से भरा हुआ फिर से डीकन को लेकर जापानीज आदमी के घर पहुंचता है। इस बार वो पीछे नहीं हटना चाहता। लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वो फोटो कलेक्शन वाला कमरा बिल्कुल साफ होता है। कोई फोटो नहीं, कोई सबूत नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हर एक चीज को केयरफुली जला दिया हो या हटा दिया हो। बस एक कमरा बचता है जो पूजा के लिए यूज होता है, जहां कुछ रिलीजियस आइटम्स, आइडल्स और ऑफरिंग्स रखे होते हैं। जोंगू का गुस्सा फूट पड़ता है। उसको लगता है ये सब कोई डार्क वर्शिप है जिसकी वजह से उसकी बेटी पर असर हो रहा है। वो उस पूजा घर को तोड़ फोड़ देता है। मूर्तियां गिर जाती हैं, टेबल उलट जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। जापानीज आदमी की तरफ से सिर्फ एक बात आती है, वो ओपनली वायलेंस नहीं करता, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी नजर होती है जो डर और गिल्टी फील करवाती है। डॉग फिर से हमला करता है और इस बार जोंगू अपने और अपनी बेटी के गुस्से में आकर डॉग को ही मार डालता है। फिर वो चिल्लाता हुआ कहता है, कल तक गांव छोड़कर निकल जा, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ह्योजिन की हालत लगातार खराब हो रही होती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ ज्यादा क्लियर नहीं। इस पॉइंट पर जोंगू की सास डिसाइड करती है कि अब डॉक्टर से ज्यादा किसी स्पिरिचुअल एक्सपर्ट की जरूरत है। वो एक मशहूर शामन इल्ग्वांग को बुलाती है, जो अलग अलग जगहों से केसेस हैंडल करता है। इल्ग्वांग आता है। घर में घुसने से पहले ही उसको हैवी एनर्जी फील होती है। वो बोलता है कि यहाँ बहुत स्ट्रांग शैतानी ताकत का असर है, कोई नॉर्मल चीज नहीं। वो फी बताता है, टाइम बताता है, फिर एक बहुत हैवी ड्यूटी एक्सोर्सिज्म रिचुअल की तैयारी शुरू होती है। इस रिचुअल में ड्रम्स, एनिमल्स की कुर्बानी, फायर और बहुत इंटेंस चैंटिंग होती है। कैमरा जब इल्ग्वांग पर फोकस होता है, उसका चेहरा कॉन्फिडेंट होता है, जैसे वो श्योर है कि वो इस डीमन को निकाल देगा। ह्योजिन को एक जगह लिटा दिया जाता है, उसके आसपास लोग पकड़कर बिठा दिए जाते हैं। पैरेलल दूसरी साइड पे वो जापानीज स्ट्रेंजर भी अपने घर में एक रिचुअल स्टार्ट करता है, लेकिन उसका रिचुअल बहुत डार्क लगता है। ब्लड, नीडल्स, फोटोज, कुछ चीजें जो ऐसे लगती हैं जैसे वो किसी की रूह पे कंट्रोल कर रहा हो। दोनों रिचुअल्स को मूवी क्रॉस कट करती रहती है, जिससे कंफ्यूजन और टेंशन दोनों बढ़ जाता है।
जैसे जैसे इल्ग्वांग के ड्रम्स तेज होते जाते हैं, ह्योजिन की चीखें भी उतनी ही तेज होती जाती हैं। उसका शरीर झटके खाता है, वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि लगता है उसका दिल फट जाएगा। जोंगू का बाप वाला इंस्टिंक्ट यहाँ से हिलने लगता है। इल्ग्वांग अपने रिचुअल के एक स्टेज पर पहुंचकर बिल्कुल भी नहीं रुकता। उसको लगता है यही जरूरी है, लेकिन जोंगू के लिए ये सब अब्यूज जैसा लगने लगता है। उसको अपनी बेटी का दर्द ज्यादा नजर आता है, डीमन का नहीं। एक पॉइंट पर वो कंट्रोल खो देता है, रिचुअल बीच में ही तोड़ देता है, शामन को धक्का दे देता है और चिल्लाता है, बस बस, मैं इसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, तुम लोग बहुत हो गए। ये इंटरप्शन बहुत क्रिटिकल है। दोनों तरफ जो स्पिरिचुअल टग ऑफ वॉर चल रहा था वो अधूरा रह जाता है। ना शामन अपना काम पूरा कर पाता है, ना जापानीज आदमी, जैसे दोनों ने एक दूसरे की पावर को कट कर दिया हो। अगली सुबह जोंगू गुस्से में कुछ लोकल दोस्त जमा करता है। सबके अंदर एक ही थॉट, ये सब उस जापानीज ने किया है, अगर उसको खत्म कर देंगे सब ठीक हो जाएगा। ये टिपिकल ह्यूमन रिएक्शन है। किसी एक को विलन बना दो, तकलीफ का सोर्स सिंपल हो जाता है। वो लोग जंगल की तरफ निकलते हैं, रेनकोट्स, डंडे, वेपन सब लेकर। रास्ते में उन पर एक और इन्फेक्टेड विलेजर हमला कर देता है। उसके शरीर पर रैश, आंखों में पागलपन, हाथ में कुछ शार्प चीज। वो बिना रीजन अपने ही गांव वालों पर टूट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से वो उसको हैंडल करते हैं, ऑलमोस्ट मरने के कगार पर होता है। फाइनली उन्हें रास्ते पर जापानीज आदमी दिखता है। वो उनको देखकर पहले भागने की कोशिश करता है। गाड़ी से चेज होता है पहाड़ी रोड पर। रेन, मड, स्किड सब मिलाकर बहुत इंटेंस सीन होता है। लास्ट में वो लोग उसको अपनी गाड़ी से जोर से हिट कर देते हैं। स्ट्रेंजर जमीन पर गिरकर खून में लातपत हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल हेल्पलेस, इंसानी बेचारा लगता है, लेकिन गुस्से में अंधे हो चुके दोस्त और जोंगू उसका दर्द नहीं देखते। उनके लिए वो सिर्फ एक शैतान है जिसे एलिमिनेट करना है। वो उसका बॉडी उठाकर एक डीप जगह ले जाते हैं और उसका कॉप्स ऐसे डिस्पोज कर देते हैं जैसे कोई पाप धो के आ रहे हों। दूर पहाड़ों पर एक चिलती हुई धूप में हम देखते हैं कि मू म्योंग उन्हें दूर से देख रही है। उसका चेहरा बिल्कुल न्यूट्रल होता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं। समझ नहीं आता वो खुश है, उदास है या सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन ये शॉट हिंट देता है कि वो इस गेम में बहुत पहले से इन्वॉल्व थी। जोंगू जब घर आता है उसे लगता है शायद सब कुछ ठीक हो गया। ह्योजिन कंपैरेटिवली काम लगती है। वो थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करती है, घर वालों से बात करती है, इवन थोड़ा सा हंसी भी। फैमिली के सब लोग सोचने लगते हैं कि शायद सच्ची में उन्होंने सही आदमी को मार दिया। एक पल के लिए सबके चेहरे पर रिलीफ आ जाता है। लेकिन इल्ग्वांग का डाउट अभी खत्म नहीं हुआ। वो अपने आप को अनईजी फील करता है, उसको लगता है एनर्जी अभी भी क्लीन नहीं हुई। वो कैलकुलेशन करता है, साइंस देखता है, फिर उसको लगता है कि शायद उन्होंने गलत आदमी को टारगेट किया। रास्ते में उसकी मुलाकात मू म्योंग से होती है। जैसे ही वो उसको देखता है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल झटका लगता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो अचानक रोड के साइड पर रुककर खून की उल्टी करने लगता है, जैसे उसके अंदर से कोई चीज़ रिएक्ट कर रही हो। ये सीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब शामन, जो पहले जापानीज स्ट्रेंजर को डीमन कह रहा था, अब कहता है कि नहीं, ये एंजल नहीं, ये लड़की ही शैतान लगती है। वो फ़ोन पकड़कर जोंगू को कॉल करता है और घबराकर बोलता है, सुन, तुमने बहुत बड़ी गलती की। वो जापानीज आदमी सिर्फ एक बकरा था, असली डीमन तो ये लड़की है, मू म्योंग। तुम उसे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। दूसरी तरफ रात होते वक्त जोंगू अपने घर के बाहर के पास ही मू म्योंग को खड़ा पाता है। वो फिर भी शांत है। उसके चेहरे पर कोई पैनिक नहीं, कोई फियर नहीं। वो धीरे से बोलती है, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने फ्लोरल ट्रैप लगाया है गेट पे। जब तक तुम इस दहलीज को क्रॉस नहीं करोगे तुम्हारा घर सेफ है। शैतान इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर तुम अंदर गए ये प्रोटेक्शन टूट जाएगी। वो उसको क्लियरली वार्न करती है कि अगर तुमने अभी घर में घुसकर हीरो बनने की कोशिश की तो सब मर जाएंगे। तुम्हें भरोसा रखकर बाहर ही रुकना होगा। इसी वक्त इल्ग्वांग का फोन फिर आता है। उसकी आवाज़ स्ट्रेस्ड, डर से भरी। वो लड़की झूठ बोल रही है, उसका असर मुझ पर भी हो रहा है। तुमने उस पर भरोसा किया तो तुम्हारी फैमिली खत्म। अब यहाँ से शुरू होता है असली साइकोलॉजिकल हॉरर। एक तरफ एक लड़की जिसने पहले से जापानीज आदमी के खिलाफ वार्निंग दी, जिसने कभी डायरेक्टली किसी को अटैक नहीं किया, जो अब कह रही है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। दूसरी तरफ एक शामन जो पैसे लेकर आया, जिसके रिचुअल ने तुम्हारी बेटी को ऑलमोस्ट मार दिया, लेकिन जो तुम्हारी लैंग्वेज, कल्चर सब कुछ शेयर करता है। जोंगू मू म्योंग की तरफ देखकर नोटिस करता है कि उसके गले में, हाथों में, कपड़ों में कुछ पर्सनल आइटम्स लटके हुए हैं। माला, क्लिप्स, छोटी चीजें जो किसी की यादगार लगती हैं। कुछ चीजें उन विक्टिम्स की भी लगती हैं जो मारे गए। एक पल के लिए लगता है जैसे वो इन सब की रूहों से जुड़ी हो। जैसे जैसे टेंशन बढ़ता है उसकी स्किन धीरे धीरे घोस्टली वाइट होने लगती है। ये कोई क्लियर डीमन रिवील नहीं, लेकिन एक ऐसा एम्बिगुअस शॉट है जो ऑडियंस को कंफ्यूज करता है। क्या वो एंजल है या सोल कलेक्टर या खुद एक अलग टाइप की स्पिरिचुअल बीइंग?
जोंगू के दिमाग में फ्लैशबैक्स चलते हैं, उसकी बेटी की हंसी, उसके साथ खाना, उसका पप्पा के कंधे पे बैठना। उसको लगता है कि अगर वो अभी अंदर नहीं गया और अंदर कुछ गलत हो गया तो वो कभी खुद को माफ नहीं करेगा। फियर ऑफ लूजिंग फैमिली और फियर ऑफ अननोन स्पिरिचुअल वार्निंग के बीच वो अटक जाता है। आखिरी मोमेंट पे वो मोम्योंग का हाथ झटक देता है, उसकी बात इग्नोर करता है और अपने घर का गेट क्रॉस कर लेता है। जैसे ही वो थ्रेशहोल्ड क्रॉस करता है, कैमरा हमको दिखाता है कि वो फ्लोरल ट्रैप, जो एक प्रोटेक्टिव साइन था, धीरे धीरे काला पड़कर मुरझा जाता है, जैसे किसी ने शील्ड तोड़ दिया हो। पैरेलल साइड पे वो डीकन एक केव के अंदर पहुंचता है, जहां उसको जापानीज स्ट्रेंजर दिखता है। सबको लगा था कि वो कार से टकराकर मर गया, लेकिन वो यहां जिंदा बैठा है, बिल्कुल शांत। डीकन डर के मारे क्रॉस पकड़ के रखता है, पर वो आदमी उसको देखकर मुस्कुराता है। फिर वो कैमरा निकालकर डीकन की फोटो लेता है। फोटो क्लिक होते ही एनवायरनमेंट बदलने लगता है। डीकन की आंखों के सामने उस जापानीज आदमी का चेहरा धीरे धीरे डीमन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसके दांत लंबे, नाखून तेज, आंखें लाल, स्किन ग्रेश, एक अजीब अननेचुरल स्माइल। ये सीन क्लियर करता है कि इस आदमी के अंदर कोई शैतानी रूह है। डीकन का विश्वास टूट जाता है, वो शॉक्ड रहता है, उसकी फेथ कोलैप्स हो जाती है। हमें समझ नहीं आता कि ये आदमी पहले से डीमन था या रिचुअल और लोगों के डर ने उसे और पावरफुल बना दिया। घर के अंदर जोंगू धीरे धीरे रूम्स चेक कर रहा होता है। हर जगह खामोशी। उसको लगता है शायद सब सो रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो कॉर्नर टर्न करता है, उसका दिल रुक जाता है। फ्लोर पर उसकी वाइफ, उसकी सास और फैमिली के बाकी मेंबर्स के बॉडीज पड़े होते हैं, खून से लथपथ, दीवार पर स्प्लैटर, चेहरे जमी हुई हालात में। ये सब देखकर वो टूट जाता है। बीच में खड़ी होती है उसकी छोटी बेटी ह्योजिन। वो एक नाइफ पकड़े होती है, उसके कपड़ों पर खून। उसकी आंखों में वो बच्ची वाली मासूमियत नहीं, एक डेड, खाली सी नजर। जोंगू धीरे से उसका नाम लेता है, आंखों में आंसू। ह्योजिन, बेटा। वो उसकी तरफ बढ़ता है, होप करता है कि शायद उसके अंदर से उसकी असली बेटी फिर से वापस आ जाए। थोड़ी देर बाद वहां इलग्वांग पहुंचता है। नॉर्मल इंसान जैसा रिएक्शन एक्सपेक्ट होता है, शॉक, गिल्ट, लेकिन उसका रिएक्शन थोड़ा अजीब है। वो घर के अंदर घुसकर कामली एक एक करके फोटोज लेने लगता है, बॉडीज की, रूम्स की, जोंगू की कंडीशन की, जैसे कोई एविडेंस देखने नहीं बल्कि कलेक्ट करने आया हो। घर से बाहर निकलते वक्त उसके हाथ से एक बॉक्स गिर जाता है। उस बॉक्स के अंदर भी बहुत सारी फोटोग्राफ्स होती हैं, वही विक्टिम्स, वही चेहरे जो हमने मूवी में देखे। ये इमेज हिंट देता है कि शायद इलग्वांग भी किसी तरीके से इन डेथ से लिंक्ड था, या फिर वो भी कोई कलेक्टर है, बिल्कुल जापानीज आदमी की तरह। ये एम्बिग्यूटी मूवी का सबसे खास पार्ट है। क्या इलग्वांग शैतान से मिलकर काम कर रहा था? क्या वो सिर्फ ग्रेडी था? क्या मोम्योंग सच में गार्डियन एंजल थी जिसको गलत समझ लिया गया? जोंगू अपनी लास्ट सांसों के साथ घर के बीच में पड़ा होता है। उसकी मेमोरी में उसकी बेटी के साथ के छोटे छोटे मोमेंट्स चल रहे होते हैं। स्कूल जाते वक्त हाथ पकड़ना, पापा के साथ हंसना, छोटे जोक्स। वो अंदर ही अंदर एक बाप के रूप में उससे कहता है, मैं हमेशा तुम्हें बचाना चाहता था। शायद मैं हर डिसीजन में फेल हो गया, लेकिन मेरा प्यार कभी कम नहीं था। मूवी हमें एक स्ट्रेट आंसर नहीं देती कि गुड कौन था, इविल कौन। बस ये दिखाती है कि जब इंसान का डर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है तो वो गलत डिसीजन लेकर अपनी ही दुनिया तबाह कर सकता है। फेथ, सुपरस्टिशन, साइंस सब एक ही बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। और यही चीज़ द वेलिंग को इतना पावरफुल बनाती है। ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं, बल्कि एक गांव की कलेक्टिव गिल्ट, एक बाप की बेचैनी और इंसान के कन्फ्यूजन की कहानी है। अगर आपको ऐसी स्लो बर्न डीप हॉरर मूवीज पसंद हैं, जहां हर कैरेक्टर पर शक होता रहे, जहां एंजल भी शायद डीमन हो सकता है और जहां आखिर तक कोई सीधा जवाब नहीं मिलता, तो द वेलिंग 2016 आपके लिए परफेक्ट फिल्म है। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको मोम्योंग एंजल लगी या डीमन, और अगले एपिसोड में कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी स्कैरी कहानी मिस न करें।